सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 4 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है KCS 071। आज हम इस वीडियो में यूनिट 4 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर PYQs क्वेश्चन। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा आर्किटेक्चर फॉर इंटेलिजेंट एजेंट। बेसिकली आर्किटेक्चर आपको बताना है कि इंटेलिजेंट एजेंट का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो इससे पहले हम आर्किटेक्चर से बढ़ने से पहले इसमें दो टर्म है, इंटेलिजेंट एंड एजेंट। अभी क्या होते हैं एजेंट्स? क्या होते हैं? कोई भी मशीन हो गई, ह्यूमन बींग हो गई, रोबोट्स हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑल आर एजेंट। इंटेलिजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट जो खुद से डिसीजन ले सके, सेल्फ डिसीजन ले सके, अपनी सेंसर्स के थ्रू, अपनी ब्रेन मेमोरी के थ्रू कुछ डिसीजंस ले सके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट एजेंट। वो खुद से सिचुएशन के बेस पे अपने डिसीजन ले पा रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे इंटेलिजेंट एजेंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि एजेंट क्या होते हैं, इंटेलिजेंट क्या होते हैं। एजेंट आपको अच्छे से अब समझ आएगा इस डायग्राम के थ्रू। हम डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एजेंट हमारा होता क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहला हमारा होता है इन्वायरमेंट। एजेंट जो है एनवायरमेंट से क्या करता है? सेंस करता है, जिसको हम बोलते हैं परसेप्ट। परसेप्ट का मतलब है सेंस करता है। अब वो एनवायरमेंट से सेंस करता है। अब वो किसके बेस पे सेंस करता है? जैसे ह्यूमन बींग, अगर हम ह्यूमन एजेंट की बात करें तो ह्यूमन एजेंट के पास सेंसर्स क्या है? आईज हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ईयर्स हो गई, ये सब क्या है हमारे पास? सेंसर्स हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो एजेंट होता है, यानी रोबोट्स के अंदर भी क्या होते हैं? सेंसर्स होते हैं, जो किसके बेस पे? करंट सिचुएशन या कोई भी पहले हिस्टोरिकल सिचुएशन के बेस पे क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। एजेंट के पास जाता है, एजेंट सिचुएशन के सेंसर्स के थ्रू उसको सेंस करता है। उसके बाद एजेंट के अंदर क्या होता है? कुछ एजेंट प्रोग्राम्स होते हैं। एजेंट प्रोग्राम्स क्या करते हैं? उसको समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्चुएट करते हैं। एक्चुएटर्स यानी एक्शन परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा एक सिनारियो किस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे हम ह्यूमन एजेंट की बात करें तो मुझे आज लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा क्लाउडी है, तो मैं क्या सेंस कर पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा क्लाउडी, ऐसा लग रहा है कि मुझे बारिश हो जाएगी। तो मैंने ये चीज सेंस करी। मेरा एजेंट क्या है? मेरा ब्रेन। ब्रेन के अंदर मेरी ये सब चीजें गई, वहां जो प्रोग्राम्स हैं, जो मेरी मेमोरी है, वहां वो सब चीजें गई कि हाँ बारिश होती है तो मुझे क्या करना चाहिए। हिस्टोरिकल के बेस से मुझे पता चला, मेरे ब्रेन ने डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए, अम्ब्रेला लेके मुझे जाना चाहिए। तो मैंने क्या लिया? एक्चुएटर्स, यानी मैंने एक्शन में क्या परफॉर्म किया एनवायरमेंट के अंदर? मैं अम्ब्रेला लेके चली गई, बारिश हुई तो मैंने अम्ब्रेला का यूज कर लिया। इसी तरीके से सेम रोबोटिक्स के अंदर भी एजेंट होते हैं, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंस करते हैं उस प्रॉब्लम को, एंड देन एजेंट के अंदर एजेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनको वो अप्लाई करके एक्शन को परफॉर्म करता है एनवायरमेंट के अंदर ही। दैट इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजेंट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बात करें तो एजेंट हमारा क्या? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और सिस्टम दैट इज डिजाइन टू perceive its environment, make decision and take action to achieve a specific goal or set of rules। जो मैंने आपको बताया उसमें यही लिखा हुआ है कि एजेंट क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है या एक ऐसा सिस्टम है जो किस लिए डिजाइन किया है? एनवायरमेंट से जो भी परसेप्ट कर सके, परसेप्ट कर सके, परसेप्ट यानी सेंस कर सके, अपने सेंसर्स के थ्रू सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको सेंस कर सके और सेंस करके डिसीजन ले पाए और एक्शन को परफॉर्म कर सके। हम ये सब चीजें चाहते हैं रोबोट से। तो वहां रोबोट्स के अंदर क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं जो ये सब वर्क करते हैं। इट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर। कोई भी ह्यूमन ऑपरेटर एजेंट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं अपने आप को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि इस डायग्राम के थ्रू कि एजेंट हमारे क्या होते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? आर्किटेक्चर इज अ मशीनरी दैट द एजेंट एग्जीक्यूट ऑन। अब ये आर्किटेक्चर की जो हम बात करें कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या है? बेसिकली उसका जो आर्किटेक्चर है वो एक मशीनरी है जो क्या करता है? एजेंट को एग्जीक्यूट करता है। जो भी एजेंट है उसके वर्क को एग्जीक्यूट करता है। इट इज अ डिवाइस विद सेंसर एंड एक्चुएटर्स। इसके पास क्या होता है? दो चीजें हैं, एक इसके पास सेंसर है, इन एक्चुएटर्स है। जैसे कि हमने ह्यूमन एजेंट की बात करी तो सेंसर्स कौन कौन थे हमारे पास? आईज, नोज, ये सब चीजें, एंड एक्चुएटर्स जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। हम ह्यूमन के अंदर बात करें तो एक्चुएटर्स हमारे क्या क्या होते हैं? हमारे हैंड होते हैं
और हमारे लेग्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एक्चुएटर्स, जिससे हम एक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यही होता है हमारा इंटेलिजेंट एजेंट। क्या लिखा हुआ है, एन एजेंट प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एजेंट फंक्शन। अब मैंने क्या कहा, एजेंट के अंदर एजेंट प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर भी एजेंट फंक्शन होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं, और जो सेंसर आपने एनवायरनमेंट के थ्रू सेंस किया है उस सिचुएशन को समझते हैं कि वो बेसिकली सिचुएशन है क्या और उस टाइम सही डिसीजन क्या होगा। वो जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सब होती है एजेंट फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये होता है हमारा इंटेलिजेंट एजेंट। अब हमारे पास आप देख रहे होंगे कि कितने सारे ह्यूमन रोबोट्स हैं, जैसे हमारे पास सोफिया, एमिका, मानव, नाउ, एटलास, ये हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन रोबोट्स हैं। तो बेसिकली क्या वर्क करते हैं, ये ह्यूमन की तरह ही वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी हमारी सिचुएशन एनवायरनमेंट में कोई चीज़ को उनको सेंस करना होता है वो सेंसर के थ्रू सेंस करते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, या तो पहले डेटा के अकॉर्डिंग या करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वो क्या करते हैं, जो भी सिचुएशन होती है उसको समझते हैं कि सिचुएशन है क्या, उसके अकॉर्डिंग वो अपने इंटेलिजेंट एजेंट का यूज करते हैं, जैसे हम ब्रेन का यूज करते हैं उसी तरीके से, और वो क्या करते हैं, एक्शन को परफॉर्म करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि इंटेलिजेंट एजेंट का आर्किटेक्चर क्या होता है। अब बेसिकली हम देखेंगे गोल्स ऑफ एजेंट, कि बेसिकली इसके गोल्स क्या होते हैं। पहला क्या है, हाई परफॉर्मेंस। हम चाहते हैं कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो क्या रहे, हाई रहे। ऑप्टिमाइज रिजल्ट, कि जो हमारा रिजल्ट है वो ऑप्टिमाइज हो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। नेक्स्ट है रेशनल एक्शंस। रेशनल एक्शंस यानी जो वो एक्शंस करे वो हमारे क्या होने चाहिए, राइट एक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हो रही है लड़ाई, वहाँ वो कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, या कोई अच्छे से बात कर रहा है तो वहाँ हमारा एक्शन क्या आ रहा है कि हम गुस्से से बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए, हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग राइट एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो ये इसके एजेंट के गोल होते हैं। अब मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि इंटेलिजेंट एजेंट इज वन विच कैन टेक इनपुट फ्रॉम द एनवायरमेंट। इंटेलिजेंट एजेंट क्या है, जो एनवायरमेंट से क्या लेता है, इनपुट लेता है थ्रू इट सेंसर्स। किसके थ्रू इनपुट लेता है, उसके पास सेंसर्स होते हैं, उनके थ्रू वो इनपुट लेता है, एंड एक्ट अपॉन द एनवायरमेंट थ्रू इज एक्चुएटर्स। और एक्चुएटर्स फिर क्या करता है, एनवायरमेंट को ही क्या करता है, एक्चुएटर्स प्रोवाइड करते हैं। एक्चुएटर्स यानी एक्शन प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट के अंदर। इट्स एक्शन आर ऑलवेज डायरेक्टली टू अचीव गोल। हमेशा जो एक्शंस होते हैं वो क्या कर, इसके जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्शंस की, वो गोल को अचीव करने के लिए हम राइट एक्शंस ले रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि इंटेलिजेंट एजेंट होते क्या है। अब मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप ऑफ एजेंट। अब हमारे पास काफी सारे टाइप के एजेंट होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट यानी सिंपली ये है क्या, सबसे पहला हमारा टाइप आता है इसका। तो ये इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी करंट सिचुएशन होती है ये इसके बेस पे क्या लेता है, एक्शन परफॉर्म करता है, सेंस करता है करंट के बेस पे। इसमें कोई भी हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता, इसमें कोई भी हिस्ट्री नहीं होती, सिर्फ करंट सिचुएशन के बेस पे एक्शन को परफॉर्म करता है। तो उस एजेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स इग्नोर द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री एंड एक्ट ओनली द बेसिस ऑफ द करंट परसेप्ट। मैंने आपको वही बताया कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कौन होते हैं, जो हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं, यानी हिस्टोरिकल डेटा उनके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ वो किसकी बेस पे वर्क करता है, करंट परसेप्ट, यानी करंट सेंसर्स की बेस पे, सिचुएशन के बेस पे वर्क करते हैं। द एजेंट फंक्शन इज बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन एक्शन रूल्स। जो उसका एजेंट फंक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एजेंट के अंदर क्या होता है, एजेंट प्रोग्राम होता है और वहाँ एजेंट फंक्शंस होते हैं। तो जो एजेंट फंक्शन होता है सिंपल रिफ्लेक्सिव एजेंट के अंदर वो कैसे होता है, कंडीशन एक्शन रूल होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ कंडीशन बेस्ड वो जो क्वेश्चन लाइक कंडीशन बेस्ड डिसीजन ही वो ले सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट हमारा क्या होता है, ये हमारा हिस्ट्री के बेस पे भी डेटा हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल डेटा उसके पे भी वो वर्क करता है। जैसे हमने देखा ये नहीं वर्क करता, तो ये क्या करता है, प्रीवियस स्टेट पे भी हमारा वर्क करता है। और ये देखता है कि जो हमारा वर्ल्ड है, ओवरऑल वर्ल्ड है, वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। और क्या करता है, वो ये देखता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माय एक्शन, कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ उसका क्या इफेक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा कि पॉजिटिव इफेक्ट होगा, या मुझे क्या एक्शंस लेना चाहिए। तो ये सब किसका काम होता है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का। ये इससे एडवांस वर्जन है क्योंकि हिस्ट्री के डेटा पे भी वर्क करता है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है,
It work by finding a rule whose condition match the current situation. The agent has to keep track of the internal state. यानी ये इंटरनल स्टेट यानी प्रीवियस स्टेट के बारे में ही यार बात हो रही है कि प्रीवियस स्टेट के जो डेटा उसको भी ट्रैक करता है और ये क्या करता है करंट सिचुएशन को क्या करता है फाइंड करता है कि ऐसी सिचुएशन कभी हिस्ट्री में भी हुई है, अगर हिस्ट्री में हुई होगी तो वहाँ हमने क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा, तो उस सॉल्यूशन के बेस पे क्या हम आज वो सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ वर्क करता है हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा गोल बेस एजेंट। ये काफी सिंपल है। गोल बेस एजेंट एज द नेम सजेस्ट इसके की स्पेसिफिक गोल होता है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, गोल बेस एजेंट का। दिस अलाउ द एजेंट अ वे टू चूज अमंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज सेलेक्टिंग द वन विच रीच द गोल स्टेट। हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं। गोल जो हमारा गोल बेस एजेंट है वो क्या करता है, सिर्फ उस पॉसिबिलिटी को मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में से उसको चूज करता है या उसको सेलेक्ट करता है जो उसके गोल से मैच करती है, क्योंकि उसका मेन वर्क क्या है, अपने गोल को अचीव करना। जो गोल से मैच करेगी उस पर वो क्या करेगा, वर्क करेगा या उसको सेलेक्ट करेगा। दे यूजुअली रिक्वायर सर्च एंड प्लानिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें सर्चिंग और प्लानिंग बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है। किसके अंदर, हमारी गोल बेस एजेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे यूटिलिटी बेस एजेंट। यूटिलिटी बेस एजेंट क्या है, इसमें हमारे पास एजेंट के पास काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। वो उन ऑप्शन में से सेलेक्ट करता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे सेंसर एनवायरमेंट से एजेंट ने सेंसर के थ्रू सेंस किया कि कुछ प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ गए। अब उस सॉल्यूशन में से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमें यूटिलिटी बेस एजेंट। अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो वो हमें बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। वही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स देन टू डिसाइड विच वन इज बेस्ट इज यूटिलिटी बेस एजेंट। ये यूटिलिटी बेस एजेंट का वर्क है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है तो कौन सा उसमें से बेस्ट है। और नेक्स्ट कौन सा है हमारा, लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट हमारा क्या है, अ लर्निंग एजेंट इन एआई इज द टाइप ऑफ एजेंट that can learn from the past experience और it has learning capabilities। लर्निंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जैसे ह्यूमंस होते हैं ना। अब ह्यूमन क्या होता है, अगर मैंने एक बार मिस्टेक कर दी है तो मैं उस मिस्टेक से के मुझे क्या करना चाहिए, बेसिकली उस मिस्टेक से मुझे सीखना चाहिए। मुझे पता है कि प्रेस पे अगर मैं हाथ रखूंगी तो वो गर्म होते मेरा हाथ जल जाएगा, तो क्या मैं दोबारा जाके प्रेस पे हाथ रख दूंगी, नहीं। तो मैंने क्या किया, जो मेरे साथ हुआ मैंने उससे क्या करा, उससे मैंने सीखा, उससे मैंने लर्न किया। अब फ्यूचर में मैंने वो काम नहीं किया। तो इसी तरीके से एक होता है हमारा लर्निंग एजेंट जो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है और लर्न करता है कि वो मुझे गलतियां नहीं करनी, उसके पास लर्निंग कैपेबिलिटीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग एजेंट। ये हमारे 5 टाइप के एजेंट होते हैं। तो अगर कभी भी आपको आर्किटेक्चर पूछा जाता है तो आप प्लीज यहाँ तक एक्सप्लेन करके आइए, तो आपको कंप्लीट यानी पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है विद इट्स आर्किटेक्चर एंड इट्स टाइप। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज एजेंट कम्युनिकेशन। एजेंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या, बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, एक हमारे पास मीडियम है, यानी बात करने का भी एक हमारे पास मीडियम है जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। क्या है हमारी, हिंदी है, इंग्लिश है, काफी सारे लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरीके से अगर एक एजेंट को दूसरे एजेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उसे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो उनके लिए भी हमारे पास काफी सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो हम यूज करते हैं एज एन कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है, एजेंट कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग सॉफ्टवेयर एजेंट विच आर ऑटोनोमस प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म टास्क फॉर अ यूजर। अब बेसिकली एजेंट क्या होता है, एजेंट हमारे किसी भी यूजर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम डिजाइन करते हैं। तो एजेंट क्या करता है, जब भी उसे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर एजेंट के साथ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना होता है या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वह कम्युनिकेशन की हेल्प से वो चीज कर सकता है। ये तो सिंपल था। अब एजेंट लैंग्वेज, अब एजेंट की लैंग्वेजेस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया हम किस कम्युनिकेशन का मीडियम लैंग्वेज हमारे पास क्या है, हिंदी है, अब हिंदी में बात कर पा रहे हैं तो उनके पास भी तो कोई लैंग्वेज होगी ना, बात करने के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वो लैंग्वेज क्या है, FIFA ACL और KQML, जो हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी दो लैंग्वेज होती है जो एजेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट।
बेसिकली एक्सप्लिसिट यानी आउटसाइड द वर्ल्ड अगर आप बात एजेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। अगर इंटरनली या इनसाइड आप बात कर रहे हैं किसी भी एजेंट से, आप अपने या लाइक आपकी कोई इंडस्ट्री अगर आप उसके अंदर ही बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन। अगर आप किसी बाहर वाले से बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। इसी तरीके से एजेंट के अंदर भी सेम ही वर्क होता है, इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन एज वेल एज एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि एजेंट किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा इससे क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, जो कि हमारे AQ 2023-24 में आया हुआ था। तो बेसिकली है क्या, व्हाट रोल डज बार्गेनिंग प्ले इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड रीचिंग एग्रीमेंट अमंग इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर आपको बताना है कि बार्गेनिंग का रोल क्या है, और अगर दो एजेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बार्गेनिंग किस तरीके से उनकी हेल्प करती है, आपको ये एक्सप्लेन करना है पूरा। अब आपको पता है बेसिकली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, मोल भाव। इसमें दो टर्म आएंगी, एक बार्गेनिंग आएगी, एक नेगोशिएशन आएगा। नेगोशिएशन मतलब बातचीत करना, और बार्गेनिंग मतलब मोल भाव, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तब वहां नेगोशिएशन के थ्रू आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, यानी बातचीत करके आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि मुझे ये पेन नहीं, मुझे नहीं लगता कि 10 रुपए का है, मुझे लगता है कि ये तो आप ज्यादा में दे रहे हो, इससे कम का दो, आप मुझे 8 रुपए का दे दो, मैं आपसे 8 पेन ले लूंगी। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि आप मुझे इतने का दे दो। तो इसी तरीके से क्या इंटेलिजेंट एजेंट का बार्गेनिंग में क्या रोल है, अब हम वो देखेंगे। बार्गेनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट हेल्प इंटेलिजेंट एजेंट। बार्गेनिंग क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, किसके अंदर, इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर, जो उनकी हेल्प करता है। जैसे जो इसमें बताया गया कि इंटेलिजेंट एजेंट हमारे कौन कौन से थे, रोबोट्स हो गए, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो गए, हमारी मशीन्स हो गई, दैट्स ऑल आर इंटेलिजेंट एजेंट। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड रीच एग्रीमेंट व्हेन दे हैव डिफरेंट गोल्स और इंटरेस्ट्स। ऐसा होता है कि काफी बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे कभी भी लड़ाई होती है किसी दो पर्सन के बीच में, कब होती है, जब उनके आइडियाज मैच नहीं होते। तो इसी तरीके से एजेंट के अंदर भी काफी बार कॉन्फ्लिक्ट आता है, जब उनके आइडियाज मैच नहीं होते या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम बार्गेनिंग का यूज करते हैं। और काफी बार क्या होता है कि कोई भी हमारा जो एजेंट है, उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो वहां पे भी हमारा काफी बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये होता है हमारा कि इस चीज में हम किस तरीके से हेल्प करेंगे एजेंट की, वो अब हम देखेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि बार्गेनिंग हमारे लिए क्या है, या बार्गेनिंग का हम कहाँ यूज करते हैं। अब बार्गेनिंग है क्या, बार्गेनिंग इज लाइक अ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मैंने आपको बता दिया, नेगोशिएशन वर्ड का मतलब है यानी बातचीत करना। बार्गेनिंग क्या है, एक बातचीत करने का तरीका है। व्हेन टू और मोर एजेंट डिस्कस एंड मेक ऑफर टू ईच अदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट बेनिफिट्स एवरीवन इन्वॉल्व्स। बार्गेनिंग क्या है, बार्गेनिंग एक बातचीत करने का तरीका है जिसमें एक से ज्यादा यानी दो एजेंट आपस में एक दूसरे को ऑफर करते हैं कि अगर तुम मेरे साथ वर्क करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि एक एजेंट क्या कहता है, अगर तुम मेरे साथ इतने वर्क करोगे तो मैं आपको इसका डबल पैसे दे दूंगा, तुम मेरे साथ करोगे तो मैं तुम्हें इतने दे दूंगा। तो इस तरीके से बार्गेनिंग हो रही है। तो इसी तरीके से एजेंट क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को कुछ ऑफर देते हैं, कुछ इस तरीके से ऑफर देते हैं कि वो सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का इस तरीके से सॉल्यूशन निकाले जो हमारे सारे बाकी जो सारे एजेंट है उनको भी उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। ये है ये इस तरीके से एजेंट के अंदर बार्गेनिंग होती है। अब वहां कुछ वो खरीदेंगे तो है नहीं कि मार्केट जाएंगे, पेन खरीदेंगे, पेंसिल खरीदेंगे, या वो ये सब काम नहीं। बार्गेनिंग का मतलब है यहाँ की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, यानी उनके बीच कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपस में मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग और कॉम्पिटिटिंग दे ट्राई टू कॉपरेट एंड एग्री ऑन समथिंग दैट वर्क फॉर ऑल। हमें क्या करना चाहिए, एजेंट क्या करते हैं, उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ना कोई अब दूसरे वाले को कंपटीशन समझना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ताकि वो बहुत इजीली कर सके। और वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ये सब चीजें बार्गेनिंग की हेल्प से वो सब चीजें कर सकते हैं। बार्गेनिंग में क्या करते हैं, दोनों एजेंट एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं कि आप कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। वो तो ऑफर कुछ इस तरीके से करते हैं कि दूसरे वाले को वो ऑफर पसंद आता है तो ठीक है वो कर लेता, अगर नहीं आता तो वो नहीं करता। तो ये होती है हमारी बार्गेनिंग एजेंट के अंदर। अब हम देखेंगे कि बार्गेनिंग किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। फर्स्ट है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टू डिलीवरी रोबोट्स माइट आर्ग्यू ओवर हु
गेट्स टू यूज द फास्टेस्ट राउट थ्रू बैग। हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो डिलीवरी बॉय हैं, रोबोट्स हैं, वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंपटीशन लगा रहे हैं कि कौन ज्यादा जल्दी डिलीवरी करेगा, ठीक है, कि कौन ज्यादा छोटे रास्ते से जाएगा। अब उन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों को ही पहुंचना है, दोनों को ही डिलीवरी करनी है, तो इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिंग उन्हें कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ बार्गेनिंग का यूज करना चाहिए और एक ऐसा कॉमन ग्राउंड फाइंड करना चाहिए जहां से दोनों जल्दी से डिलीवरी कर सके, जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर सके। तो यहाँ बार्गेनिंग वर्क करेगा इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है अवॉइड डेडलॉकिंग। डेडलॉकिंग आपने बहुत ज्यादा पढ़ी होगी। डेडलॉकिंग होता क्या है मेनली, कि पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, पर्सन ए को कुछ चाहिए वो पर्सन बी के पास है, और पर्सन बी को जो चाहिए वो पर्सन ए के पास है। ना ही ए बी को देना चाह रहा है, ना ही बी ए को देना चाह रहा है, तो इस टाइम आ जाता है हमारा डेडलॉक। तो इस डेडलॉक को भी अवॉइड कर सकते हैं हम किसका यूज करके, बार्गेनिंग का यूज करके। क्या लिखा हुआ है, इफ वन एजेंट वांट अ टास्क कंप्लीट इमीडिएटली एंड द अदर प्रेफर्ड लेटर दे कैन नेगोशिएट अ रेस्पॉन्सिबल डेडलाइन। एक ने जल्दी कर लिया, दूसरा बहुत ज्यादा लेट कर रहा है, तो वो आपस में बातचीत करके एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं कि अगर आपका जल्दी हो गया तो मेरी हेल्प करा देना, अगर आपका जल्दी हो गया तो आप मेरी हेल्प करा देना। तो ये होता है हमारा कि एजेंट के बीच में किस किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं और हम उसको बार्गेनिंग के थ्रू किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट आपको पता चल गई, डेडलॉक हो गया, और एक वो जो मैंने आपको कॉमन बताया कि कॉमन वो रूट फाइंड कर लेंगे। अब मैं आपको बार्गेनिंग एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इमेजिन हमारे पास क्या है, एक स्मार्ट होम है, ठीक है, एक हमारे पास स्मार्ट होम है जिसके अंदर सारी हमारे पास फैसिलिटीज है। अब उस स्मार्ट होम के अंदर हमारे पास दो स्मार्ट असिस्टेंट है, जो कि हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट एजेंट, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। अब जो हमारे पास दोनों असिस्टेंट है, एक का काम क्या है, एक का काम है कि रूम को वार्म करना, यानी जब वो रूम थोड़ा ठंडा हो जाए तो रूम को क्या करना, हीटर ऑन करना और रूम को वार्म करना, और एक तरीके से लाइट को सेव करना कि जब उसे लगे तो वो ऑन कर दे। अब सेंसर करे, अपने एनवायरनमेंट के थ्रू सेंस करे अपने सेंसर के थ्रू, और जब उसे लगे कि रूम ठंडा हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली चला दे जाके और रूम गर्म हो जाए। ये है हमारा पहले एजेंट का वर्क। दूसरा एजेंट का वर्क क्या है, दूसरा एजेंट का वर्क है कि विंडो खोलेगा वो, और जो फ्रेश एयर है वो रूम के अंदर आएगी, ठीक है, ये इन दोनों का वर्क हो गया। अब ये क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, अगर जो दूसरा एजेंट है वो, उसका काम, दोनों के काम अपोजिट है। एक का काम रूम, जब वो हीटर कब चलाएगा, विंडो खुली होगी तब ऑन करेगा क्या, नहीं, जब पूरा रूम लॉक होगा तब वो हीटर ऑन करेगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, 100% कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम किसके थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग द बार्गेनिंग। क्या बार्गेनिंग करेंगे कि पहले हम एजेंट से कहेंगे कि ठीक है, मैं तुम्हें क्या ऑफर कर रहा हूँ, कि ये इस तरीके से ऑफर करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या कहेगा। पहला एजेंट की ठीक है कोई बात नहीं, तुम 10 मिनट विंडो खोल लो, उसके बाद फ्रेश एयर रूम के अंदर ले आओ, उसके बाद आप 10 मिनट के बाद कर लेना, ठीक है। उसने 10 मिनट, ठीक है, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं राजी हूँ। दूसरे एजेंट ने कहा उसके बाद में हीटर चला लूंगा, उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेंगे। तो उसने 10 मिनट विंडो खोली, फ्रेश एयर भी आ गई। जब फ्रेश एयर आ गई 10 मिनट बाद, विंडो क्लोज करके रूम को भी हीट कर दिया, लाइट भी सेव हो गई, हमारी एनर्जी भी सेव हो गई, रूम भी वार्म हो गया, फ्रेश एयर भी आ गई। तो इस तरीके से एजेंट के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो इस तरीके से एजेंट उनको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से एजेंट वर्क करते हैं। अब वाई बार्गेनिंग इज इम्पॉर्टेंट, बार्गेनिंग हमारे लिए किस लिए इम्पॉर्टेंट है, एफिशिएंटली। एफिशिएंटली यानी कि हम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग रिसोर्सेज, अगर हम इसमें क्या करेंगे, एजेंट अगर एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो वहां क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्टेज होंगी, हमारे पास काफी टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि कोई भी हमारा काम एजेंट करें तो वो बहुत एफिशिएंट वे से कर रहे। देन फेयरनेस, फेयरनेस यानी एंश्योर दैट नो आर्ग्यू फील चीटेड, यानी कोई एक दूसरे के साथ फेयर रहे, कि कोई एक दूसरे के साथ चीटिंग ना करे, कि उसने तो कह दिया 10 मिनट विंडो खोल लो, अब वो उसके बाद भी लड़ रहा है कि नहीं मैं तो खोले रखूंगा 20 मिनट ही, मैं तो आधे घंटे खोले रखूंगा। इस तरीके की चीटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी फेयरनेस होनी चाहिए। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो ये है ही कि वो एक दूसरे की हम हेल्प कर रहे हैं, कि एजेंट एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि वो दोनों का काम हो सके। आई होप बार्गेनिंग आपको क्लियर होगी कि बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन होता क्या है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा, इससे जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे की 2023, 24 एंड 22, 23 में 10 नंबर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन था क्या,
डिफाइन द टू टाइप ऑफ एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज, एक्सप्लेन इन डिटेल्स विद एग्जाम्पल। आपको क्या बताना था कि जो हमारी एजेंट, हमने भी पढ़ा एजेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें हमने लैंग्वेजेस भी पढ़ी थी। तो आप किसी भी दो लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर दो, बस आपसे ये पूछा था। आप दो लैंग्वेज आपने पहले भी पढ़ी है, KQML एंड FIFA-ACL। तो अब आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सप्लेन करना था। अब हम उसको वो एक्सप्लेन करेंगे। तो एजेंट कम्युनिकेशन, तो आपको पता चल गया कि एजेंट कम्युनिकेशन हमारी क्या होती है। एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज रेफर्स टू द लैंग्वेज एंड प्रोटोकॉल्स दैट सॉफ्टवेयर एजेंट यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या होती है, एक तरीके से प्रोटोकॉल्स या वो रूल्स होते हैं जो आपस में हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं। पहली हमारी आती है KQML, यानी KQML की फुल फॉर्म क्या है, नॉलेज क्वेरी एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये है क्या, KQML is an early and popular ACL designed to facilitate information exchange and task sharing among agent। सिंपली ये क्या है, काफी पुरानी लैंग्वेज है ये क्या करती थी कि जो एजेंट के बीच कभी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना हो या किसी भी टास्क को शेयर करना हुआ, तो हम उस टाइम किस लैंग्वेज का यूज करते थे, KQML लैंग्वेज का यूज करते थे। इट इज अ मैसेज बेस्ड प्रोटोकॉल। ये क्या थी, ये जो लैंग्वेज थी मैसेज बेस्ड प्रोटोकॉल थी, यानी आप अगर एक एजेंट से दूसरे एजेंट को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो किसकी फॉर्म में करेंगे, मैसेज की फॉर्म में करेंगे। आपको मैसेज को सेंड करना होगा दूसरे के एजेंट के पास। दैट अलाउ एजेंट एंड परफॉर्म क्वेरीज, जिसकी हेल्प से कोई भी क्वेरीज आई आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एजेंट के साथ शेयर कर सकते हैं अपना डेटा, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी आती हैं KQML के अंदर। अब KQML के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। इसमें कुछ लेयर्स आती हैं। पहला आती है हमारी कंटेंट लेयर्स, फिर उसके बाद आती है हमारी कम्युनिकेशन लेयर, ठीक है, कम्युनिकेशन लेयर, एंड देन उसके बाद आती है हमारे पास इसके अंदर मैसेज लेयर। अब इसमें होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैसेज लेयर, अब कंटेंट लेयर में क्या होता है, इस कम्युनिकेशन का वे है। तो कंटेंट लेयर में हमारा होता है जो हमारा एक्चुअल मैसेज होता है, जो आप एक एजेंट से दूसरे एजेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हमारे किस लेयर में होता है, कंटेंट लेयर में। कम्युनिकेशन लेयर में क्या होता है, कम्युनिकेशन यानी सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। इसमें कम्युनिकेशन लेयर में क्या करते हैं, सेंडर और रिसीवर को दोनों को ऑथराइज करते हैं कि ये सही पर्सन है या नहीं है। आपस में किसी तरीके से वो ऑथराइज करते हैं कि जो इसको हम डेटा शेयर कर रहे हैं, जिस एजेंट को हम भेज रहे हैं, वो एजेंट हमारा जिसको हम भेजना चाह रहे हैं ये वही है या नहीं है, किसी और को ही हम भेज रहे हैं। तो वो हमारा काम होता है कम्युनिकेशन लेयर का। मैसेज लेयर के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम सेंडर से रिसीवर डेटा को शेयर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज कर रहे हैं, यानी एनकोड करके भेज रहे हैं। एनकोड यानी कि अनरीडेबल फॉर्मेट में, यानी जैसे आपको हेलो भेजना है तो आपको उसने किसी भी एल्गोरिथम्स का यूज करके आपने इसको कुछ इस वे में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, हेलो को। तो ये क्या हमारी इनक्रिप्टेड फॉर्म है, जिससे ये तो आपने कम्युनिकेशन लेयर के थ्रू एजेंट को भेज दिया। एजेंट के पास जब वो मैसेज पहुंचेगा तो एजेंट इस मैसेज को क्या कर देगा, डिकोड कर देगा। डिकोडिंग यानी डिक्रिप्शन कर देगा और एक्चुअल जो मैसेज है उसको वो पढ़ पाएगा। ये होता है हमारा टोटल, जो इसमें किस तरीके से वर्किंग प्रोसेस होता है। कंटेंट लेयर होती है, कम्युनिकेशन लेयर होती है और हमारी क्या होती है, मैसेज लेयर होती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि तीनों लेयर किस तरीके से वर्क करती है। ये इंक्रिप्शन करता है, ये क्या होता है हमारे एक्चुअल मैसेज के साथ डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट KQML। अब मूविंग ऑन नेक्स्ट लैंग्वेज विच इज FIFNACL। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशन फॉर इंटेलिजेंट फिजिकल एजेंट एंड एजेंट कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ये है इसकी फुल फॉर्म। कितनी बड़ी फुल फॉर्म है ना, काफी भारी सी है। तो ये इतनी, लेकिन सेम सिमिलर काम है इनका। बेसिकली लैंग्वेज इंग्लिश हो या हिंदी हो, उनका जो कॉमन जो, यानी आप कह सकते हो कि उनका जो रीजन है कॉमन, वो सेम ही है। क्या करना है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। लैंग्वेज जो चेंज हो गई है तो यही उसका काम है। इसका भी काम क्या होगा, ये भी लैंग्वेज है, ये भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के ही काम आएगी, किसी और के तो काम नहीं आएगी। हम इससे लैंग्वेज से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सचेंज ही करते हैं। तो सिंपली बस ये इसका क्या है, थोड़ा एडवांस वर्जन है। हम इसमें क्या मैसेज बेस्ड प्रोटोकॉल का यूज करते थे, लेकिन हम इसमें कोई मैसेज बेस्ड प्रोटोकॉल का यूज नहीं करते, बिल्कुल इससे सिमिलर होता है। अब हम देखेंगे कि होता क्या है। FIFA-ACL is most formalized and standardized ACL language to enable flexible communication between agent, structure and reliable manner। ये क्या करता है, ये इस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है
ये एक बहुत फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन कराता है एजेंट के बीच में, यानी एक स्ट्रक्चर वे है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एजेंट के थ्रू अपनी एक्सचेंज या डेटा इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस वर्जन है, आप ये समझ सकते हो। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होता है, जैसे सेंडर हो गया, जो हमारे FIFA ACL है ना, इसमें हमारा जो सेंडर होता है हमें वो भी पता चल जाता है हमारा सेंडर कौन है। रिसीवर पता चल जाता है, कंटेंट मैसेज भी पता चल जाता है, ये भी पता चल जाता है कि आइडेंटिफायर कि मैसेज को किसने आइडेंटिफाई किया है, रिप्लाई किया है नहीं किया, उन्होंने जो मैसेज है उसको इग्नोर कर दिया या उसको रिफ्यूज कर दिया, डिलीट कर दिया या एग्री कर दिया। ये सब चीज़ें हमें मिली FIFA ACL इस लैंग्वेज में, वो KQML में ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि इसमें क्या इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है, मैसेज हैव स्पेसिफिक इंटेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्म हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एग्री हो गया, रिफ्यूज हो गया, सेंडर, रिसीवर, रिप्लाई विद, क्रेडिट विद, ये सब इसके अंदर आता है। अब इनमें मैंने कुछ ये 3 डिफरेंस लिख दिए जिसको आप अच्छे से और ब्रीफ में लिख सकते हो कि जो KQML है वो किस पे फोकस करता है, सिंपली मैसेज प्रोटोकॉल पे, कि ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन हम किसकी हेल्प से करेंगे, एक मैसेज फॉर्म में करेंगे। ये क्या करता है, ये सिमेंटिक्स और स्टैंडर्डाइजेशन पे वर्क करता है। इसके अंदर बहुत सारे सिमेंटिक्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफ़ी बेसिक्स है और ये काफ़ी एडवांस है, जैसे मैंने आपको बताया। फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो ये इजी टू इम्प्लीमेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है, तो हम इसे बहुत इजीली सिंपली मैसेज ही तो भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या ये बहुत मोर फ्लेक्सिबल है। और मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत सिक्योर कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछा था। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑगमेंटेशन अमंग एजेंट। ऑगमेंटेशन क्या होती है एजेंट के बीच में। अब ऑगमेंटेशन आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, तो अब हम इसमें देखेंगे ऑगमेंटेशन क्या होते हैं। बेसिकली augmentation among agent refer to how agent is an AI systems help each other perform better by working together to enhance their abilities। बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एजेंट दूसरे एजेंट की हेल्प करता है, कुछ इस तरीके से हेल्प करता है कि वो एक साथ वर्क कर सके और अपने जो गोल है उसको काफ़ी इजीली अचीव कर सके, या वो जो भी दूसरा एजेंट अगर उसकी हेल्प की ज़रूरत है तो वो उसकी हेल्प कर सके। या हम कह सकते हैं कि ऑगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, इन्हेंसिंग और इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंटेलिजेंट एजेंट, की किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट की क्या करता है, इन्हेंस करता है और इम्प्रूव करता है उसकी कैपेबिलिटीज़ को। देखो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मैंने इसमें बोला है कि इन्हेंस करता है और क्या करता है, सिंपली इम्प्रूव करता है क्या, कैपेबिलिटीज ऑफ एजेंट। ये मैंने बोला है कि बेसिकली आप इसका एक लाइन में अगर मीनिंग समझे तो इसका मतलब ये है कि वो इन्हेंस और इम्प्रूव करता है एजेंट की कैपेबिलिटीज को। कौन, ऑगमेंटेशन अमंग एजेंट। इसमें क्या है, इंस्टीड ऑफ एक्टिंग अलोन एजेंट शेयर इंफॉर्मेशन, यानी आप अगर एक पर्टिकुलर एक एजेंट वर्क करेगा तो ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, या ग्रुप ऑफ एजेंट वर्क करेंगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली जब ग्रुप ऑफ एजेंट वर्क करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो ऑगमेंटेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ वर्क कर सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और आपस में जब एजेंट एक साथ वर्क करेंगे तो वो आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे, स्किल्स भी शेयर करेंगे, जिसकी वजह से हम अपने गोल को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे वे में अचीव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑगमेंटेशन का। अब ऑगमेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑगमेंटेशन है क्या। अब इसमें ऑगमेंटेशन बेसिकली मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे एजेंट एक साथ वर्क करते हैं। जब काफ़ी सारे एजेंट एक साथ वर्क करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम। मल्टी एजेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ग्रुप ऑफ एजेंट और काफ़ी सारे एजेंट एक साथ किसी एक गोल के ऊपर वर्क करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम। ठीक है, अब जो हमारे एजेंट ऑगमेंटेशन के टाइप होते हैं, मैं आपको इसमें नहीं लिखा, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो ऑगमेंटेशन नॉलेज के बेस पे होता है कि किसी के पास, अगर किसी एजेंट के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है किसी को लेकर, तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। जहाँ नॉलेज की ज़रूरत हो वहाँ हम उसका यूज़ कर सकते हैं। स्किल ऑगमेंटेशन का भी यूज़ करते हैं, एक्वायर न्यू स्किल्स, इम्प्रूव कर सकते हैं हम जो भी अपने प्रोजेक्ट के वर्क कर रहे हैं उसको। सोशल ऑगमेंटेशन, तो ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। मैंने आपको थोड़ा इसका बस आइडिया दे दिया है। अब इसका की आइडिया क्या है,
वर्किंग टुगेदर, एक साथ वर्क करना। एजेंट कंबाइन देयर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट माइट टू हार्ड फॉर वन एजेंट टू हार्ड अलोन। यानी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एक एजेंट को काफी टाइम लगेगा, काफी डिफिकल्टी होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर काफी सारे एजेंट एक साथ कंबाइन होकर वर्क करेंगे तो वो क्या होगा, उस प्रॉब्लम को हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड वर्किंग टुगेदर। एंड नेक्स्ट क्या है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप एजेंट शेयर व्हाट दे लर्न एंड ऑब्जर्व टू इम्प्रूव ओवरऑल नॉलेज ऑफ द ग्रुप। एजेंट क्या सीख रहा है और क्या उन्होंने लर्न किया, अगर वो अपने ग्रुप के साथ शेयर करेंगे तो ओवरऑल जो हमारी नॉलेज है एजेंट की वो क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर यानी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको बताएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, वही इसके अंदर है। तो ये इसका एक मैंने की आइडिया दे दिया, ये इस तरीके से हमारा क्या करता है, वर्क करता है। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि स्मार्ट असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा। जो हमारी एलेक्सा है वो भी ऑगमेंटेशन के अंदर ही हमारे ऑगमेंटेशन की हेल्प से वर्क कर पाती है। रोबोटिक्स टीम हो गया, रोबोटिक्स टीम जैसे मैंने आपको रोबोट्स काफ़ी सारे बताए ना, सोफिया काफ़ी बहुत फेमस रोबोट है, जैसे वो हो गए, तो वो सब इनकी बेस पे ही वर्क करते हैं। ट्रैफिक सिस्टम हो गया, जो कि ऑटोनोमस कार्स वगैरह हैं, वो सब भी ऑगमेंटेशन का यूज़ करती हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्या होते हैं। ये अभी क्या करता है, हमारी ऑगमेंटेशन के हेल्प से हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी जो इंक्रीज कर सकते हैं। एड वो नहीं होता कि लाइक एजेंट के अंदर जो एडेप्टेशन पावर्स होती हैं, एडेप्टेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, हम इन्हेंस कर सकते हैं कोलैबोरेशन, उसकी लर्निंग पावर को, नॉलेज, ये सब तो आप खुद लिख सकते हो, ये सब लिख देना आप एडवांटेजेस में अगर ये आता है तो। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रस्ट एंड रेपुटेशन इन मल्टी एजेंट सिस्टम। अब यहाँ एक टर्म आई है, मल्टी एजेंट सिस्टम। मल्टी एजेंट सिस्टम आपको समझ आ गया, जब एक साथ काफी सारे एजेंट एक साथ काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम, सिंपल। अब ये क्या है कि ट्रस्ट एंड रेपुटेशन क्या होता है बेसिकली मल्टी एजेंट सिस्टम के अंदर। ये मल्टी एजेंट सिस्टम के अंदर ही क्या होता है, आपने सोचा ट्रस्ट और रेपुटेशन, क्योंकि ट्रस्ट और रेपुटेशन एक ऐसी चीज है जो ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो वहां वो ज्यादा मैटर करती है, इंस्टेड ऑफ आप अकेले काम कर रहे हो। तो वही चीज है कि मल्टी एजेंट सिस्टम के अंदर ही आता है हमारा ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। तो ये है क्या, इन अ मल्टी एजेंट सिस्टम मल्टी इंटेलिजेंट एजेंट वर्क टुगेदर। मल्टी एजेंट सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर काफी सारे मल्टीपल एजेंट एक साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। कंप्लीट टू अचीव देयर गोल्स, किस लिए वर्क करते हैं, किसी भी गोल को, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। टू डू दिस सक्सेसफुल ट्रस्ट एंड रेपुटेशन प्ले अ की रोल इन डिसाइडिंग विच एजेंट इज इंटरेक्ट विद एंड हाउ दे कोऑपरेट इफेक्टिवली। यानी क्या है, एक सक्सेसफुल, आप अगर किसी गोल को लेकर वर्क कर रहे हैं तो उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए रेपुटेशन एंड ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने जो साथ वाले उसको रेपुटेशन या आपको उस पे ट्रस्ट नहीं होगा, या आप उसको रेपुटेशन नहीं देंगे, या उसको रेपुटेशन को आप डाउन करेंगे, या उसको लाइक डिमोटिवेट करेंगे, तो वो आपके साथ वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाएंगे। तो रेपुटेशन एंड ट्रस्ट बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। इन ह्यूमन एजेंट के अंदर बात कर लें या आप इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर बात कर लें, ठीक है। अब व्हाट इज ट्रस्ट, ट्रस्ट तो आप काफी अच्छे से जानते हैं, वही लिखना है आपको। अब ट्रस्ट है क्या, ट्रस्ट इज when one agent believe to another agent with belief will believe in a reliable और helpful way। ट्रस्ट क्या है एजेंट के बीच में, ट्रस्ट एजेंट के बीच में वो है जब एक एजेंट दूसरे एजेंट पे ट्रस्ट करता है। किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ पे ट्रस्ट करता है, जब वो उसकी हेल्प करे या उसके साथ रहे, या तब उसकी प्रॉब्लम आए उसके साथ वो खड़ा हो, तो उस टाइम हम कहते हैं कि वो उस पे, ये एजेंट बी एजेंट पे ट्रस्ट करता है। जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो ट्रस्ट भी यही होता है हमारे ह्यूमंस के अंदर भी, कि हम ट्रस्ट कब कर पाते हैं, जब हम अपने लाइफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, उस टाइम अगर हमारा कोई साथ दे तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, ये मेरा आगे भी साथ देगा, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम इसको अपने सीक्रेट्स बता सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इट्स लाइक व्हेन यू ट्रस्ट अ फ्रेंड टू रिटर्न योर बुक। जब आप अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट करते हैं और आपने अगर उससे बुक ली तो आप उसको बुक टाइम पे वापस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम, क्योंकि आप क्यों से टाइम पे वापस कर दो, क्योंकि आपको ट्रस्ट है उस पर कि वो मेरी, अगर मैंने उसको बुक दी है तो वो मुझे बुक वापस कर देगा। एक ट्रस्ट ही तो है ना, तभी आप उसको बुक दे रहे, वरना कौन देगा, कोई नहीं देता।
तो दैट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। अब इन एजेंट के अंदर हम बात करें तो ये क्या देखता है, हाउ टू वर्क विद। एजेंट के अंदर ट्रस्ट ये बताता है कि वो किसके साथ वर्क कर सकता है, किस एजेंट के साथ वो अच्छा वर्क कर सकता है। अगर वो जिस एजेंट पे अच्छे से ट्रस्ट करता होगा उस एजेंट के साथ वो अच्छा वर्क करेगा। वही हाउ मच रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इन्फॉर्मेशन टू एक्सचेंज। और ट्रस्ट ये बताता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ कितनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है। जैसे मैंने आपको सीक्रेट्स का एग्जांपल दिया ना, अगर आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो तो आप उससे अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हो। इसी तरीके से एजेंट के अंदर अगर एजेंट दूसरे एजेंट पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है तो वो अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उसको साथ सारी इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली शेयर कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, वेदर दे कैन डिपेंड ऑन अदर एजेंट फॉर हेल्प। और ये डिसाइड करता है कि आप किसी हेल्प, अगर आपको कभी हेल्प की जरूरत पड़ी तो आप क्या बिल्कुल ही डिपेंड हो गए हो क्या दूसरे एजेंट पे, वो बताता है हमारा ट्रस्ट। अब बात आई रेपुटेशन। मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेपुटेशन। रेपुटेशन तो बहुत भारी भरकम वर्ड है, आपको पता भी होगा। रेपुटेशन इज लाइक अ स्कोर कार्ड। रेपुटेशन क्या है कि स्कोर कार्ड की तरह है that show how trustworthy an agent is based on its past behavior and feedback from the another like other agent। रेपुटेशन क्या है, रेपुटेशन एक स्कोर कार्ड की तरह है जो बताती है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी है, आप पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। और ये बताती है कि आपका पास्ट बिहेवियर कैसा रहा है दूसरे एजेंट के साथ। उस फीडबैक पे आपकी रेपुटेशन बनती है। आप अच्छा काम करेंगे, हर एजेंट के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे और आपका ट्रस्ट, सब आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे तो वहाँ आपको रेपुटेशन बहुत ज्यादा अप हो जाएगी, वहाँ आपका स्कोर कार्ड बहुत ज्यादा अप हो जाएगा, वहाँ सब लोग आपको जान जाएंगे, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो दैट ही होती है हमारी रेपुटेशन। सिंपल, आप इसके बारे में खुद भी लिख सकते हो। अब अगर हम इन एजेंट के अंदर बात करें तो रेपुटेशन इज बिल्ड ओवर अ टाइम। रेपुटेशन जैसे हम बोलते हैं ना कि बड़े बिजनेस खोलते हैं तो हम बोलते हैं कि रेपुटेटिव कंपनी है, कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, रेपुटेटिव कंपनी है, तो खुलते ही वो रेपुटेटिव कंपनी बन जाती है? नहीं, काफी टाइम लगता है ना उन्हें रेपुटेटिव कंपनी बनाने में। इसी तरीके से एजेंट के अंदर भी जो रेपुटेशन बनाने का काम है वो एक लॉन्ग टर्म का काम है, लाइक थोड़ा टाइम लगता है उस चीज में। अभी हम देखेंगे कि एजेंट के अंदर दो टाइप के एक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन रेपुटेशन, विच इज पॉजिटिव एक्शन एंड नेगेटिव एक्शन। जो पॉजिटिव एक्शन है, अगर आप पॉजिटिव वर्क करोगे, पॉजिटिव एक्शन करोगे तो आपकी रेपुटेशन क्या होगी, इंप्रूव होगी और इंक्रीज होगी। अगर आप नेगेटिव एक्शन लोगे तो आपकी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, हार्म हो जाएगी और नेगेटिव रेपुटेशन हो जाएगी, काफी गंदी रेपुटेशन हो जाएगी। तो ये सब होता है, ये आपको पता होगा कि आप काफी कुछ लिख सकते हो रेपुटेशन एंड ट्रस्ट से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमने यूनिट 4 कंप्लीट देखी, यहाँ हमने विद 3 ईयर PYQ क्वेश्चंस एंड सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां से आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।